वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर की। साथ ही साथ हम समझेंगे कि व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में क्या अंतर होता है, और इसके अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि पूर्ति फलन के बारे में भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूजीसी नेट की तैयारी हम बच्चों को कराते हैं, इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी की यूजी और पीजी की हम तैयारी करा रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियो तो हिंदी में, इसके अलावा एक और वीडियो आपको मिल जाएगी जो कि हमारी इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल बनाई हुई है, तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर। तो देखिए आम बोलचाल की भाषा में जो पूर्ति है और स्टॉक है वो समानार्थी मान लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की वह मात्रा, यानी कि पूर्ति का मतलब क्या, पहले आप यहां देख लीजिए। पूर्ति से आशय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता निश्चित समय एवं भिन्न भिन्न कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। यानी कि इसके लिए क्या मतलब जरूरी है कि विभिन्न कीमतों पर जिसे वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है, यानी कि जिसको वो बेचने के लिए रेडी है, उसको हम बोलते हैं पूर्ति। और जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। यानी कि अगर कोई विक्रेता के पास जो वस्तु मौजूद है जिसे वो बेचने की इच्छा रखता है लेकिन अभी बेच नहीं रहा, यानी कि जो टोटल ओवरऑल स्टॉक है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और जिसको वो बेचने के लिए रेडी है विभिन्न कीमतों पर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं स्टॉक सप्लाई। तो बच्चों सप्लाई जो होती है वो व्यक्तिगत सप्लाई भी हो सकती है, व्यक्तिगत पूर्ति भी हो सकती है और बाजार पूर्ति भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, यानी कि जब हम बात करेंगे कि जिसे एक विक्रेता, देखिए यहां पर जो विक्रेता वर्ड है उसकी जगह आप यूज करना एक विक्रेता। जिसे एक विक्रेता यानी कि कोई इंडिविजुअल विक्रेता की हम बात करें तो वो व्यक्तिगत पूर्ति हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे सभी विक्रेताओं की, मैं यहां लिख देता हूं सभी विक्रेताओं की, तो यही जो होगी वो बाजार पूर्ति बन जाएगी। यानी कि एक विक्रेता जो वस्तु की कीमत पूर्ति करने को तैयार है विभिन्न कीमतों पर, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। और सभी विक्रेता यानी कि जितने भी विक्रेता मौजूद हैं उन सभी को जोड़ दोगे तो सभी विक्रेता जो टोटल मार्केट में सप्लाई करने के तैयार है, मार्केट में मतलब बाजार में कुल पूर्ति करने को जो तैयार है, उसको हम बोलते हैं बच्चों बाजार पूर्ति। तो देखिए यहां पे जैसे कि हम टेबल बनाई हुई है व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति, तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, आपको व्यक्तिगत एवं बाजार पूर्ति तालिका कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी कीमत लेते हैं, मान लीजिए 10 रुपए कीमत है, 12 रुपए कीमत है, 15 रुपए कीमत है, कीमत कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ए व्यक्ति है या ए फर्म है वो मान लीजिए 100 की पूर्ति करता है, तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, ये तो आप जानते ही होंगे। और बी का भी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, ये भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो सिंपल मानने के लिए हमने ये मान लिया है। इसका मतलब अगर आप बाजार पूर्ति कैसे ज्ञात करोगे, बाजार पूर्ति में दोनों ही पूर्तियों को आप जोड़ दोगे। यानी कि अगर आप व्यक्तिगत पूर्ति सभी व्यक्तिगत पूर्तियों को जोड़ दोगे तो ये बाजार पूर्ति हमारी निकल जाएगी। यानी कि बाजार पूर्ति क्या होता है, व्यक्तिगत पूर्ति का जोड़ है, व्यक्तिगत पूर्ति का योग है। तो इसी तरीके से बच्चों हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए डायग्राम में कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कीमत 10 रुपए है तो तीनों के लिए कीमत 10 रुपए ही रख लेते हैं हम। ठीक है, 10 रुपए पर मान लीजिए ए फर्म जो है वो 100 सामान बेचने को तैयार है, बी जो है वो 50 बेचने को तैयार है, और मार्केट में जो मार्केट में मौजूदा वस्तु होगी वो 150 होगी। तो यहां पर हम ये क्या मान के चल रहे हैं कि बाजार में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो वस्तु की पूर्ति कर रहे हैं। अब मान लीजिए कीमत जो है वो 15 हो गई, 15 हम ले लेते हैं, ऐसे करके इससे बना लेते हैं बच्चों। तो 15 पर ये देखिए अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा और बढ़ाकर कर देगा 150। यानी कि अगर आप ए को और A1 को इनको जोड़ दोगे तो ये जो सप्लाई बनेगा इसको आप बोलोगे व्यक्तिगत पूर्ति सप्लाई कर्व ए का। इसी तरीके से ये जो होगा ये सप्लाई करेगा मान लीजिए 70 की, तो इसको अगर आप जोड़ दोगे
इस B1 को और B को, तो ये जो है ये सप्लाई कर्व है B का, और मार्केट की जो सप्लाई होगी अगर उसको आप जोड़ दोगे 220 की, तो ये जो सप्लाई कर्व है ये बन जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई, यानी कि इसको हम S बोल देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों व्यक्तिगत पूर्ति से बाजार पूर्ति को ज्ञात किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको व्यक्तिगत पूर्ति निकालनी है, तो सॉरी बाजार पूर्ति निकालनी है, तो व्यक्तिगत पूर्ति को अगर आप जोड़ दोगे तो आपकी बाजार पूर्ति को निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें बच्चों वो कारण जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं या पूर्ति फलन की, यानी कि वो तत्व या वो चर या वो कारण जिसकी वजह से पूर्ति प्रभावित होती है, तो उसमें सबसे पहला वस्तु की कीमत है। यानी कि देखिए हर व्यक्ति जो है वो लाभ के लिए काम कर रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कीमत ऊंची होती है तो व्यक्ति के लाभ की संभावना भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा पूर्ति करेगा, या हो सकता है वो भी पूर्ति ज्यादा करे और भी लोग ज्यादा पूर्ति करें। ठीक है, यानी कि कीमत का और पूर्ति का एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि कीमत अगर बढ़ती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर कीमत में वृद्धि होती है तो जो बाजार में पूर्ति होगी, व्यक्तिगत पूर्ति भी और बाजार पूर्ति दोनों में वृद्धि होगी, और अगर कीमतों में कमी होती है तो बाजार में पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी। इस तरीके का देखने को बच्चों हमेशा मिलता है, क्योंकि कीमत बढ़ना लाभ में वृद्धि होती है, इससे नई फर्में मार्केट में आती है। यानी कि अगर फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है, अगर मान लीजिए मार्केट में ज्यादा फर्मों की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए जैसे मोबाइल बेचने वाले ज्यादा हो जाएं या सब्जी बेचने वाले ज्यादा हो जाएं, यानी कि कोई भी सामान हो उसकी विक्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा, उस वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा है वो भी मार्केट में आप बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर फर्मों की संख्या में कमी आती है तो बाजार में पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों फर्मों का उद्देश्य, देखिए फर्मों के भी अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो लाभ कमाना उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है कि बिक्री को मैक्सिमम करना हो, बिक्री अधिकतम करना हो। तो अगर किसी फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना है तो वो उत्पादन में वृद्धि तभी करेगा जब कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जबकि बिक्री अधिकतम करने के लिए कई बार फर्म जो है वो समान कीमत पे भी वस्तु की मात्रा को, पूर्ति को बढ़ा देती है। इसके अलावा बच्चों संबंधित वस्तु, जैसे मान लीजिए, देखिए हम संबंधित वस्तु के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए स्कूटर है और मान लीजिए बाइक है। मान लीजिए बाइक की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, बाइक की कीमत बढ़ रही है, लेकिन इससे क्या होगा, बाइक की कीमत बढ़ने पे लाभ ज्यादा होगा, इसलिए वो फर्में जो स्कूटर बना रही हैं वो भी फर्में स्कूटर बनाना छोड़कर बाइक की सप्लाई को वृद्धि करेंगी। यानी कि अगर मान लीजिए बाइक की कीमत बढ़ रही है तो स्कूटर बनाने वाली फर्में स्कूटर छोड़कर बाइक बनाना स्टार्ट कर देंगी, जिसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि स्कूटर की जो पूर्ति है वो घट जाएगी और बाइक की जो पूर्ति है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बच्चों आगतों की कीमत में परिवर्तन, देखिए कोई भी उत्पादन करने के लिए भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, ठीक है, साहसी भी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई भी फर्म जिन आगतों का प्रयोग करती है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उत्पादन करने की लागत भी बढ़ जाएगी, जिससे कि लाभ जो है वो घट जाएगा, और लाभ घटने से जो फर्म है उसकी जो पूर्ति है वो कम कर देगी। इसी तरीके से अगर आगतों की कीमत में कमी आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट है, लागत है, वो घटेगी, लागत घटेगी तो लाभ बढ़ेगा और उसकी वजह से जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाएगी। तो आगतों की कीमत में परिवर्तन भी पूर्ति को प्रभावित करता है। इसके अलावा बच्चों तकनीकी परिवर्तन भी पूर्ति को किस तरीके से प्रभावित करता है। मान लीजिए तकनीकी सुधार होता है, तो तकनीकी सुधार की वजह से जो फर्में हैं वो अच्छी तकनीक का यूज करती हैं, तो इससे क्या होगा, उनकी उत्पादन लागत में कमी आती है। अच्छी तकनीक का यूज करने से जब उत्पादन लागत में कमी आएगी तो लाभ की संभावना में वृद्धि होगी, जिससे फर्मों की संख्या, जिससे फर्मों की पूर्ति जो है वो बढ़ेगी। इसी तरीके से तकनीकी खराबी की वजह से वस्तु की जो पूर्ति है उसमें कमी देखने को मिलती है। बात करें बच्चों सरकारी नीति की, तो देखिए सरकारी नीति भी पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए सरकार जो है वो किसी वस्तु के उत्पादन पर कर लगा देती है या कर की दर में वृद्धि कर देती है, तो इससे क्या होगा, जो उसकी लागत है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो कर है वो भी लागत में शामिल हो जाता है, लागत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन और समान कीमत पर जो बिक्री है वो घट जाएगी। इसी तरीके से अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है, तो
उस वस्तु की जो बिक्री है, यानी कि जो 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 पूर्ति है, सॉरी बिक्री नहीं पूर्ति, हम यहाँ पे पूर्ति की बात कर रहे थे, पूर्ति, ठीक है, पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बच्चों ये सारे के सारे कारण थे जो हमने समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की, पूर्ति के नियम के अपवाद की, पूर्ति के नियम के कारण की और पूर्ति के नियम की मान्यताओं की। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको वहां मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।